हेलो फ्रेंड्स, लेबर लॉज की सीरीज़ में हम कंटिन्यू करते हैं। इस बार एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे जिससे हमें ये क्लियर होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं या कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और जिस पैटर्न पे आ सकते हैं। तो अभी तक हमने मिनिमम वेजेस एक्ट कवर किया है, तो उसके ऊपर कौन से एमसीक्यूज़ क्वेश्चन बनते हैं वो हम पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द एज फॉर एडल्ट एज़ पर मिनिमम वेजेस एक्ट। मतलब तीन तरह के कैटेगरीज डिफाइन कर रखी है एज के तौर पे, दैट इज़ एडल्ट, चाइल्ड एंड अडोलसेंट। तो इन तीनों में से एज एडल्ट की क्या होनी चाहिए एज़ पर मिनिमम वेजेस एक्ट। उसमें ऑप्शन नंबर ए है लेस देन 14, ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 14, ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर देन 14 बट लेस देन 18, ऑप्शन नंबर डी ग्रेटर देन 14 बट लेस देन इक्वल टू 18 और ऑप्शन ई ग्रेटर देन 18। तो ऑप्शन आई थिंक इट इज़ अ ईजी वन, आई वुड से। तो इसका आंसर क्लियर होगा कि ग्रेटर देन 18, क्योंकि 18 साल तक अगर नहीं है तो इट विल बी कॉल्ड ईदर एडल्ट, एडोलसेंट और चाइल्ड, बट आफ्टर 18 ग्रेटर देन 18 इट इज द पर्सन विल बी कॉल्ड एज एडल्ट। तो यहाँ 18 से ऊपर है तब एडल्ट में काउंट किया जाएगा। तो आप डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। 14 तक, लेस देन 14 तक इट विल बी कॉल्ड एज अ चाइल्ड, ग्रेटर देन 14 बट लेस देन इक्वल टू 18 विल बी कॉल्ड एज एडोलसेंट एंड ग्रेटर देन 18 विल बी कॉल्ड एज एडल्ट। तो ये हो गया, ये चाइल्ड, ये एडोलसेंट और ये एडल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच इज़ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस क्वेश्चन मीन्स टू से ऐसा कौन सी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इन 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 ऑप्शंस में से। पढ़िए जरा इसमें, वो क्या कह रहा है। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, बी है ऑयल फील्ड, सी है बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू इट्स स्टैट्यूटरी एक्ट। इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, जिसके जो भी बड़े से बड़ा जो बिगेस्ट स्टेक होल्डर है जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करे अपने किसी स्टैट्यूटरी एक्ट के थ्रू। या फिर ऑप्शन नंबर डी वेयर स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद सेंट्रल एक्ट्स ऑल्सो प्रिवेल्स पैरेलली। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट को प्रिवेल पैरेलली करे, उस कंडीशन में अप्रोप्रिएट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या नहीं। तो इसका ऑप्शन है ए बी सी डी, ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन ए बी डी और ऑप्शन ए बी। तो समझते हैं कि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनेगी। हियर रेलवे स्टेशन पक्का सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब जगह रेलवे को कंट्रोल करती है। आपको देखा होगा कि रेलवे इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, though the land which is being taken from different states to run interstate railway or whatever, क्योंकि रेलवे तो अलग अलग स्टेट्स में चलती है, तो even though it runs in different states but it is controlled by the common administration of central government। तो ये पक्का है, ये ऑप्शन इज़ 100% करेक्ट। देन ऑयल फील्ड भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि ऑयल फील्ड या फिर आपका ये कोल आ गया, ये इसी में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के। या फिर अब ए और बी तो दोनों हैं। इसके बाद आ गया बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन ऑर्गेनाइजेशन गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू इट्स स्टैट्यूटरी एक्ट। इसका मतलब ये भी है, इसका कहने का मतलब ये है कि स्टैच्यूरी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ ऐसा कोई भी स्टैट्यूटरी एक्ट जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को सबसे बड़ा स्टेक होल्डर मतलब अपना शेयर होल्डर कह सकते हैं, सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाए उस ऑर्गेनाइजेशन का, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। बट ये गलत है यहाँ पर। वे स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद सेंट्रल एक्ट ऑल्सो प्रिवेल्स पैरेलली। इसका मतलब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल एक्ट को फॉलो करेगी, बट डज नॉट मीन कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे स्टेट जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सिक्किम ले लें या ऐसा कोई स्टेट ले लें जिसके अपने सेंट्रल एक्ट अपने स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेबर लॉस नहीं है,
वो सेंट्रल के लेबर लॉज को फॉलो करेगी, बट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। वो फॉलो करेगी सेंट्रल के एक्ट, बट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और देखते हैं, जैसे कर्नाटक का गवर्नमेंट है, उसके खुद के अपने लेबर लॉज हैं, तो वो सेंट्रल के एक्ट को फॉलो नहीं करेगी। हम बात कर रहे हैं वेयर द स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद सेंट्रल एक्ट ऑल्सो प्रिवेल्स पैरेलली। तो हाँ, पैरेलली मीन्स वो फॉलो करेगी, बट यहाँ जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट ही होगी। आई थिंक मैं क्लियर बता दिया आपको, ठीक है। तो इस ऑप्शन में ए बी सी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट डज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मीन्स। हमको ये समझना जरूरी है कि कॉस्ट ऑफ इंडेक्स होता क्या है। पहले एक क्वेश्चन पहले ट्राई करते हैं। ए, फर्स्ट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस आर फिक्स्ड। ऑप्शन नंबर डी, पे फेयर रेट ऑफ वेजेस आर फिक्स्ड। ऑप्शन नंबर सी, लिविंग वेजेस आर फिक्स्ड। ऑप्शन now which of the following sentence above is correct? Now it is required to be understand that cost of living number means that there would be one value which would be keep on changing, but there is one thing which will be fixed. तो वो जो 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 फिक्स्ड होगी वो यहाँ पर मिनिमम वेजेस होगी, समझ रहे सर। फेयर में क्या रहेगा, मिनिमम से थोड़ा ज़्यादा होगी। मिनिमम मतलब रोटी कपड़ा मकान, बेसिक शेल्टर, फूड क्लोथिंग शेल्टर। फेयर थोड़ा इससे ज़्यादा होगी, दैट इज़ अबव फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर। और लिविंग वेजेस मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन टू योर वार्ड्स, ये सब लिविंग वेज के अंदर आएगा। तो ये बढ़ते हुए क्रम में देख सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के लिए आपका आएगा मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ए ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेरिएबल डियरनेस अलाउंस इन मिनिमम वेजेस। अब ये थोड़ा क्वेश्चन समझना ज़रूरी है कि वेरिएबल डियरनेस अलाउंस क्या होता है। एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है बेसिक वेजेस और एक होती है वेरिएबल होती है। अब वेरिएबल जैसे जो परमानेंट, जैसे आपने काम करते हैं तो आपने नॉर्मली देखा होगा लोगों की बेसिक और डीए होती हैं, बट ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग होते हैं इनके पास बेसिक तो होती है, पर इनके पास डियरनेस अलाउंस होने की जगह वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है। और ये वेरिएबल डियरनेस अलाउंस गवर्नमेंट डिसाइड करती है। वैसे जनरली 6 महीने में, आपने अगर चाहें तो चेक कर लीजिए, 6 महीने में आपको ये वेरिएबल डियरनेस अलाउंस मिल जाता है। तो ये चेंज हो जाता है, आई मीन से तो चेंज हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या रहता है कि हो सकता है कि जो आपकी बेसिक है, बेसिक से ज़्यादा आपका वेरिएबल डियरनेस अलाउंस हो जाए, क्योंकि अगर महंगाई हो जाए। फॉर एग्जांपल कोरोना के टाइम पे वेरिएबल डियरनेस अलाउंस बढ़ाया गया था सरकार के द्वारा, और जनरली ये सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाती है। इसको चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट फॉलो कर सकती है, ये अलग चीज़ रही। तो इसमें जो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट। इट इज़ द मिनिमम वेजेस टू बी पेड टू एनी एम्प्लॉय बाई सेंट्रल गवर्नमेंट विच कम्स अंडर इट्स स्फीयर ऑन ईयरली बेसिस। दूसरा बोल रहा है, इट इज़ द मिनिमम वेजेस टू बी पेड टू एनी एम्प्लॉय बाय स्टेट गवर्नमेंट विच कम्स अंडर इट्स स्फीयर ऑन हाफ ईयरली बेसिस। मतलब वहाँ ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट था, नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, और यहाँ ईयरली बेसिस था और हाफ ईयरली। मतलब ये है कि कोई भी मिनिमम वेज जो कि एम्प्लॉय को पे की जाएगी, जो कि इसके अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अंडर में आता है, सालाना। और ये ऑप्शन भी कह रहा है ये मिनिमम वेजेस जो कि पे की जाएगी एनी एम्प्लॉय को जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा विच कम्स अंडर द जो कि उसके उसके एरिया में काम करना, जो एरिया में काम कर रहा होगा, ऑन हाफ ईयरली बेसिस। मतलब 6 महीने के अंदर, इसका मतलब 6 महीने के अंदर स्टेट गवर्नमेंट चेंज करेगी वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। यहाँ कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज करेगी ईयरली बेसिस पे। और यहाँ ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ द वेज टू बी पेड टू एनी एम्प्लॉय बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विच कम्स अंडर इट्स स्फीयर ऑन क्वार्टरली बेसिस। इसका मतलब कह रहा है कि जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो इस वीडियो को चेंज करेगी क्वार्टरली बेसिस। पर आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर है नन ऑफ दिस, क्योंकि मिनिमम वेजेस में वेरिएबल डियरनेस अलाउंस मिनिमम वेजेस का चेंज किया जा सकता है गवर्नमेंट द्वारा कभी भी। इसको जनरली 6 महीने के अंदर किया जाता है, 6 महीने के अंदर। पर इसको चेंज अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसे कितने ही टाइम के अंदर चेंज कर सकती है। जनरली ये 6 मंथ्स के अंदर होता है, बट इसका ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है कि बीडीए 6 महीने से पहले नहीं हो सकता। गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। क्वेश्चन नंबर दिस, व्हाट इज द टाइम फॉर फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। इट इज स्टेट क्वेश्चन। आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन इज
A 2 years, B 3 years, C 5 years and D as appropriate government may think fit। ये पुराने क्वेश्चन को ही रिपीट है एक तरीके से कि मिनिमम रेट को फिक्स कब किया जा सकता है। जनरली लोग 5 years मारेंगे, बट ये 5 years आंसर नहीं है। आंसर होगा एज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे थिंक फिट। इसका सिंपल कंसेप्ट बोलता है कि मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो फिक्स की जाती है वो फिक्स की जाती है एज पर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विच थिंक्स लाइक अभी 5 साल का जो टाइम है वो मैक्सिमम टाइम है, मतलब इस टाइम के अंदर होना ही है चेंज, मैक्सिमम होना ही होना है। बट अगर जब भी चाहे व्हाट इज, इसीलिए मिनिमम टाइम नहीं लिखा या मैक्सिमम टाइम नहीं लिखा, इसीलिए लिखा है व्हाट इज द टाइम फॉर फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। तो जब भी चाहे गवर्नमेंट, जब उसको लगता है वो अपने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो आपका मिनिमम वेजेस चेंज कर सकती है। ऑप्शन नाउ क्वेश्चन नंबर 6 वेज। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है। आई थिंक ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के ऊपर आया है। ये मिनिमम वेजेस की डेफिनेशन, तो हमें पता होना चाहिए कि वेजेस डेफिनेशन मिनिमम वेजेस में क्या है और वेजेस की डेफिनेशन पेमेंट ऑफ वेजेस में क्या है। देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो वेजेस इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट एंड मेडिकल अटेंडेंस। ऑप्शन नंबर बी सम पे टू डिफर स्पेशल expenses due to nature of employment. Option number C HRA along with VDA only. Option D HRA along with basic only. तो मैं आपको पहले बता दूं, वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ मेडिकल अटेंडेंस ये नहीं आता वेजेस के अंदर। इसको हाउस अकोमोडेशन को HRA से कंफ्यूज ना कीजिए। जो मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बताया था, हाउस अकोमोडेशन इज डिफरेंट फ्रॉम HRA। हाउस अकोमोडेशन मीन्स द अकोमोडेशन बीइंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू इट्स सम सेट ऑफ पीपल और सम सेट ऑफ एम्प्लॉयज़। अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए एक हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाती है एक पर्टिकुलर जगह पे, उसको हाउस अकोमोडेशन बोलते हैं। तो इसमें वो बंदा या बंदी जो भी है जो रहते हैं, उसके जो कर्मचारी उसके अंदर काम करते हैं, वो एक पर्टिकुलर एक हॉस्टल की जैसे उनको जगह मिल जाती है जहाँ वो रहते हैं एक साथ। ठीक है, तो वो हाउस अकोमोडेशन होता है। उसमें लाइट की और मेडिकल अटेंडेंस भी मिलती है, बट वो वेजेस का पार्ट नहीं होता। और पॉइंट नंबर 2 सम पे टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस ड्यू टू नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब किसी का, जैसे सपोज कीजिए कोई ऐसा काम है जिसको जैसे कोई बंदा है जिसको सेल्स का काम करना है, तो वो उसको स्पेशल कुछ एक्सपेंसेस मिलते हैं, वो भी उसका पार्ट नहीं होते उसकी सैलरी का, क्योंकि वो स्पेशल काम कर रहा है, उसकी काम की वजह से उसको स्पेशल पैसा मिल रहा है, बट उसका वो वेजेस का पार्ट में इंक्लूड नहीं आता मिनिमम वेजेस में। याद रखिए, कंसेप्ट मिनिमम वेजेस की बात चल रहा है, वेजेस की नहीं, क्योंकि वेजेस एज पर मिनिमम वेजेस विल बी डिफरेंट एंड वेजेस एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस विल बी डिफरेंट। ऑप्शन नंबर सी HRA अलॉन्ग विद VDA। HRA विद VDA इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज हमें समझना चाहिए। बट इसमें भी आई वुड से कि एक चीज़ मिसिंग है, वो है बेसिक। होता क्या है कि जनरली वेजेस में क्या होता है, वेजेस में 3 कंपोनेंट मैंडेटरी है। एक तो बेसिक जो कि हर एक का होता है, एक VDA जो कि वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जिसको मैंने पहले डिस्कस किया है, और HRA का मतलब क्या होता है कि एक ये नहीं, हाउस अकोमोडेशन को नहीं ना मान के ऐसा हाउस देना, हाउसिंग अदरवाइज अगर हाउस नहीं दे रही अगर उसको, जिससे अपनी वो फैमिली के साथ रहे। इंपॉर्टेंट इस बात को समझना है, हाउस में हाउस रेंटल में अपनी फैमिली के साथ ना रह के वो मतलब अपनी फैमिली के साथ रहे, तो चाहे तो वो HRA ले ले और चाहे वो उसको रहने की सुविधा ले ले, जैसे क्वार्टर्स होते हैं। तो ये 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे फैमिलीज रहती हैं क्वार्टर्स में, आपने देखे होंगे कि स्पेशल क्वार्टर्स होते हैं, तो HRA की जगह अगर आप चाहें तो HRA की जगह क्वार्टर्स ले लें। तो उस कंडीशन में भी HRA और VDA, ठीक है ना, HRA और VDA दोनों आएंगे अलॉन्ग विद बेसिक। HRA अलॉन्ग विद बेसिक इसीलिए केवल ये नहीं है, HRA अलॉन्ग विद VDA ओनली नहीं है, इसका आंसर रहेगा C प्लस बेसिक ऑल्सो। तो HRA, VDA एंड बेसिक 3 कंपोनेंट मैंडेटरी रहेंगे। इस क्वेश्चन सही तरह से फ्रेम नहीं हुआ है, पर आंसर ही रहेगा बेसिक प्लस VDA प्लस HRA। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। Who is the employer as per Minimum Wages Act? It is very important for everyone to understand the definition of employer and employee. If you don't know the proper definition of employer and employee, it can create problem while dealing with the issues. क्योंकि
फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों को लगता है, जैसे सपोज़ कीजिए कि कोई भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैंक में या ब्रांच में अगर आप जाएं तो किसी को लगता है कि पियोन को जॉब जो देता है वो ब्रांच मैनेजर देता है। बहुत सारे पुराने लोग सोचते हैं कि भाई बैंक ब्रांच मैनेजर ने नौकरी लगवा दी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक के पास पावर दी गई है, उस पावर को ही यूज़ कर सकता है, या किसी बंदे को पावर डेजिग्नेट की गई हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मेन एम्प्लॉयर डायरेक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, पर डायरेक्टर्स हर चीज़ के लिए डिसीजन नहीं लेते, इसलिए वो अपनी पावर दूसरों को थोड़ी थोड़ी दे देते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम समझेंगे इस तरीके से। तो हु इज़ एम्प्लॉयर एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट? तो बोल रहा है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, और सब कॉन्ट्रैक्टर, और मैनेजर इन केस ऑफ फैक्ट्री, ऑथराइज्ड authority appointed for supervisor and control of employees, local authority, CEO of that local authority, any other case a person designated by the owner for the supervision and control of the employees for the payment of wages। तो देखते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयर, अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हम किसी को पैसा दे रहे हैं, या मतलब हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किसी को हायर किया है, तो हम भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की तरह से एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आ जाते हैं, सॉरी। और सब कॉन्ट्रैक्टर होगा तब भी आप एम्प्लॉयर में आएंगे, मैनेजर होगा तब भी आप, मैनेजर का क्या होगा, मैनेजर सेक्शन 7 आई थिंक एज पर फैक्ट्रीज एक्ट सेक्शन 7 होता है, जिसमें आपका ऑक्यूपायर है। ऑक्यूपायर मीन्स द MD कह सकते हैं, डायरेक्टर कह सकते हैं, जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है फैक्ट्रीज़ के ऊपर। तो उसने पावर दे रखी है मैनेजर को, फैक्ट्री को, मैनेजर जो फैक्ट्री का जो मैनेजर है उसको, कि वो कंट्रोल करे। तो उस कंडीशन में एज पावर हैज़ बीन डेजिग्नेटेड टू, और पावर हैज़ बीन डेजिग्नेटेड टू मिस्टर मैनेजर इन फैक्ट्री, सो ही कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एम्प्लॉयर। अथॉरिटी अपॉइंटेड बाई फॉर सुपरवाइजर एंड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये देखते हैं, अथॉरिटी सेम कंसेप्ट हो गया जो ऊपर है, यहाँ अथॉरिटी की जगह मैनेजर हो गया। अदरवाइज अथॉरिटी का मतलब कोई भी ऐसी पावर जिसको वो हायर मैनेजमेंट ने या टॉप मैनेजमेंट ने या डायरेक्टर्स ने सीधे पावर दे रखी हो सुपरवाइज या कंट्रोल करने के लिए एम्प्लॉयज़ को, तो वो लोग भी एम्प्लॉयर में काउंट हो जाएंगे। लोकल अथॉरिटी, जैसे आप लोकल पंचायत देखते हैं, या जैसे आप देखते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट के, आपने सुना होगा। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है लोकल अथॉरिटी का, वो भी इसका एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आएगा। यस, ये भी करेक्ट है। एनी अदर केस एनी पर्सन डेजिग्नेटेड बाय द ओनर फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयज़ फॉर द पेमेंट ऑफ द वेजेस। इसका मतलब ये क्लियर है कि कोई भी आदमी जिसको सुपरविजन या कंट्रोल करने के लिए एम्प्लॉयज़ को जिसको डेजिग्नेट किया गया हो, वो भी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आएगा। तो आपका आंसर रहेगा ABCDEF ऑल। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, नहीं 8 पे, सॉरी। क्वेश्चन मिनिमम वेजेस आर टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द पीपल, ये क्वेश्चन रहेगा। मिनिमम वेजेस फॉर द आर टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द ऑप्शन नंबर A, पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, पीपल एम्प्लॉयड इन कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट, पीपल एम्प्लॉयड इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट ओनली। ऑप्शन नंबर है आपके ऑप्शन से A and B ओनली, A, B and C ओनली, B and D ओनली, A and C ओनली, A, B, C, D ऑल। तो समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। मिनिमम वेजेस एप्लीकेबल होता है जनरली, मिनिमम वेजेस के 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन 1 एक सेक्शन 2। सेक्शन 1 में कवर करता है आपका शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, जो कि सब लोग सोचते हैं कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट ओनली, केवल शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट तो होता ही है, पर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंदर 2 तरह के पार्ट होते हैं। शेड्यूल में कमर्शियल जो काम होता है और एक एग्रीकल्चर। तो जनरली क्या है, कन्फ्यूजन वाला एरिया है। शेड्यूल के अंदर ही, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंदर 2 काम होते हैं, एक तो कमर्शियल वाला और एक एग्रीकल्चर। कमर्शियल वाला आ जाता है आपका शेड्यूल 1 में, शेड्यूल सेक्शन 1 में, ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्शन 2 में, सब सेक्शन से। तो पीपल, तो अगर हम बात करेंगे तो केवल एग्रीकल्चर में नहीं है और केवल कमर्शियल में नहीं है। इट शुड बी इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट इट विल बी कवरिंग बोथ द एम्प्लॉयड, बोथ इन एग्रीकल्चर एज वेल एज इन कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट। तो आंसर रहेगा आपका पीपल एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज पीपल एम्प्लॉयमेंट इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट ओनली।
तो आपका आंसर जनरली इसको मैं बोलूँगा कि आंसर आपका रहेगा पीपल एम्प्लॉयमेंट इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, तो बोथ रहेगा, बी एंड डी विल बी द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 9 पे आते हैं। फॉर एडवाइजिंग द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जनरली इन मैटर ऑफ फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर द पर्पज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द वर्क कमेटी एंड सब कमेटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 5 गवर्नमेंट अपॉइंट। मतलब एक सिंपल सी बात कह रहा है, मिनिमम वेजेस को फिक्स करने के लिए और कमेटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करती है। इसका ऑप्शन है एडवाइजरी बोर्ड, ऑप्शन बी कमेटी, ऑप्शन सी स्टेचुटरी बोर्ड और ऑप्शन डी ट्राइपार्टाइट बॉडी। तो इसका सिंपल आंसर है एडवाइजरी बोर्ड। कमेटी केवल जो कमेटी का काम है यहाँ पर गवर्नमेंट को, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एडवाइस करना which may not work for coordination of the working committees। ठीक है ना, तो क्योंकि ये खुद एक कमेटी है, कमेटी केवल बोल सकती है और मतलब इन द सेंस वो अपना राय दे सकती है रिटन में। एडवाइजरी बोर्ड एडवाइस करता रहेगा टाइम टू टाइम फॉर द पर्पज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ कमेटी एंड सब कमेटी अपॉइंट अंडर सेक्शन 5। तो इसका आंसर रहेगा एडवाइजरी बोर्ड। ऑप्शन नंबर 10, हु प्रिपेयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। तो ये स्टेट क्वेश्चन है, इसका आंसर होना चाहिए लेबर ब्यूरो। ऑप्शन नंबर 11, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विच लेवल ऑफ वेज इज द मोस्ट वनरेबल वेजेस। इसमें आपको क्लियर पता होना चाहिए, डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम वेज लेवल, फेयर वेज लेवल एंड लिविंग वेज लेवल। समझ सकते हैं कि मिनिमम वेज लेवल है आपका बेसिक का कवर करता है, दैट इज़ फूड शेल्टर का, और फेयर वेज लेवल आपका कंपेरेटिवली उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, दैट इज़ अबव मिनिमम वेज, दैट इज़ फूड अबव दैट लेवल ऑफ फूड क्लॉथ शेल्टर। और लिविंग वेज का मतलब इंश्योरेंस और एजुकेशन, जो मैंने पहले डिस्कस किया था। तो इसमें मिनिमम वेजेस इज़ द मोस्ट वनरेबल। हाँ, एक लेवल पे कह सकते हैं मिनिमम वेजेस, इसीलिए गवर्नमेंट मैंडेटरी करती है कि आपको एक मिनिमम वेज लेवल होना ही चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, विच वन इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर दिल्ली एनसीआर रीजन इन अ पर्टिकुलर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। मतलब वो कह रहा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी दिल्ली एनसीआर रीजन में अगर बात की जाए, अगर किसी पर्टिकुलर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए। इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर पर्टिकुलर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। तो आंसर है, इसमें ऑप्शंस हैं, ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी इक्वली कैन मेक लॉज, और इसीलिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल बी बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो ऑप्शन नंबर सी ये बता रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पर्सन एंगेज इन दैट पर्टिकुलर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर हम समझेंगे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पर्सन इंगेज इन पर्टिकुलर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। बिकॉज जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर किसी पर्टिकुलर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर 1000 से ज़्यादा लोग नहीं हैं और लेस देन 1000 है, तो वहाँ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई भी नहीं बना सकती इस पे लॉ। इसीलिए आंसर विल बी डिपेंड्स ऑन द पर्सन इंगेज इन दैट पर्टिकुलर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स। तो अभी के लिए यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार और क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू।